आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एचपी पटवारी के इस बैच में। अगर आपने एचपी पटवारी या फिर पंचायत सेक्रेटरी के फॉर्म भरे हुए हैं या फिर आप उनके एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उसके लिए ये क्लासेस आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी रहेगी। आपने देखा होगा कि जो एचपी जेबीटी कमीशन का सिलेबस था और एचपी पटवारी और पंचायत सेक्रेटरी का, उसमें जो मैथ वाला पोर्शन है वो बिल्कुल सेम टू सेम है। जो सिलेबस का पोर्शन था वो इन तीनों के लिए एक ही जैसा है। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको बिल्कुल क्लास आराम से देखनी है। अगर आपको थोड़ा टाइम हो चुका है तैयारी करते हुए, तो आपने थोड़ी सी स्पीड में ये क्लास चलानी है। तो आपने बने रहना है इस पूरी क्लास में। आपको इसके बाद एक भी प्रश्न ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें आपको कहीं पर डाउट हो। हर एक वो प्रश्न जो एचपी जेबीटी कमीशन में पूछा गया था या फिर एचपी पटवारी या फिर पंचायत सेक्रेटरी में पूछा जाएगा, वो आप इस क्लास को देखने के बाद एक भी प्रश्न नहीं छोड़ोगे। ये मैथ की पहली क्लास है और इसमें हम आज स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। इस क्लास में आपको हर एक वो छोटी चीज़ पढ़ाई जाएगी जो कि एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, और हर एक वो कॉन्सेप्ट जो कि क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं, उन सभी को जो है वो क्लियर कर दिया गया है। तो आपने इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। हमारे पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास जो पहला पॉइंट है वो है नंबर सिस्टम का। वो देखेंगे हम नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। तो आप सभी को पता होगा कि प्राकृतिक संख्याएं कौन होती है और वो क्या होती है। अगर आपको नहीं पता तो आपके आसपास अगर कोई आपका दोस्त बड़े या फिर बूढ़े बैठे हैं, तो आप उनसे एक बार गिनती पूछिए कि संख्याएं क्या होती है। तो उनका जवाब आएगा 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से जो है वो इन्फिनिटी तक। तो आपने देखा होगा कि इन तो आप देख सकते हैं कि जो कोई भी अगर आप किसी को भी अगर पूछोगे नंबर्स के बारे में, तो वो सभी यही नंबर बताएंगे 1 से लेकर अनंत तक। तो इन्हीं नंबर्स को हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं, जो कि प्रकृति के मतलब रूप से या फिर नेचुरली आपके मुंह से निकलती है संख्याएं, उन्हें ही कहते हैं हम प्राकृतिक संख्याएं। लेकिन जब आप गिनती को आगे पढ़ोगे तो 9 के बाद जो है उसके आगे आपको मुश्किल हो जाएगी। तो इसके लिए जो है इंक्लूड किया गया था ज़ीरो को। तो जो संख्या ज़ीरो, जिस संख्याओं में ज़ीरो इंक्लूड होगा, उन्हें कहेंगे हम होल नंबर। तो देखिए, जब हम प्राकृतिक संख्याओं में ज़ीरो को इंक्लूड करते हैं तो वो बन जाती है आपकी पूर्ण संख्याएं, क्योंकि ज़ीरो के बिना आपकी जो संख्याएं हैं, गिनती है, वो 9 के आगे नहीं हो सकती। तो इसीलिए वैज्ञानिकों ने जो है ज़ीरो का आविष्कार किया। तो आपको पता चल गया कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। ऐसे नंबर जो कि आपके नेचुरली निकलते हैं मुंह से, 1, 2, 3 इस प्रकार से। लेकिन जब आप ज़ीरो को भी इंक्लूड करोगे तो उससे बन जाती है होल नंबर, जिन्हें कहते हैं पूर्ण संख्याएं। अब आपके पास देख सकते हैं आप, एक नंबर लाइन है आपके पास। तो जब आपको कहा गया कि आपने ज़ीरो भी इंक्लूड कर दिया, आपने ज़ीरो को इंक्लूड कर दिया और 1 से लेकर जो सभी नंबर्स हैं उनको भी इंक्लूड कर दिया। लेकिन जब नेगेटिव नंबर्स की बारी आई तो उनको इंक्लूड करने के लिए हमने क्या किया कि एक नंबर लाइन को ड्रॉ किया, और इन्हीं सभी नंबर्स को हम कहते हैं इंटीजर्स। एक बार फिर से आराम से सुनिए। इंटीजर्स या फिर पूर्णांक वो संख्याएं होती है जिनमें नेगेटिव नंबर्स, ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर सभी के सभी इंक्लूड होते हैं। तो आप देख सकते हैं इस नंबर लाइन को, और आपके राइट साइड में ये अनंत तक चलेंगे और आपके लेफ्ट साइड में भी ये अनंत तक, क्योंकि गिनती जो है वो नहीं ख़त्म होती कभी भी। तो आई थिंक आपको इतना समझ आ ही गया होगा। तो चलिए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला जो कॉन्सेप्ट है आपके पास वो है डेसिमल्स या फिर दशमलव। इन्हीं दशमलव को जब हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो वो बन जाते हैं भिन्न, जिन्हें कहते हैं हम फ्रैक्शन। मान लो 2.5 है, तो इसी 2.5 को जो जब हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो वो बन जाएगा 25/10।
दशमलव के बाद जो है एक संख्या थी आपके पास राइट साइड में, तो जितनी संख्याएं होंगी उतने जो है वो ज़ीरो लगते हैं आपके हर में, या फिर जिसे कहते हैं हम डिनोमिनेटर। और ऊपर वाला ये होता है अंश, जिसे कहते हैं हम न्यूमरेटर। तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है। हर एक नंबर्स को जो है अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है, उन सभी के अलग अलग नाम रखे गए हैं। यही सभी चीज़ें आती है नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं हम सारी की सारी चीज़ें। हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने देखिए यहाँ पर सबसे पहले नेचुरल नंबर्स पढ़े, जो कि गिनती होती है। आप सभी को पता है, अगर किसी भी इंसान को या फिर छोटे बच्चों को आप पूछोगे कि गिनती क्या होती है, तो वो एक से लेकर शुरू हो जाएंगे और अनंत तक चलते रहेंगे। लेकिन जब हमने उसमें ज़ीरो भी इंक्लूड किया, तो उन्हें कहा गया कि ये सभी होल नंबर है, लेकिन ये सभी पॉजिटिव नंबर थे। तो फिर देखा गया कि जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनको कहाँ क्लासीफाई किया जाए। तो इन सभी नंबर को क्लासीफाई करके एक और जो कैटेगरी बनाई गई, उसे ही कहते हैं इंटीजर्स या फिर पूर्णांक। तो देख सकते हैं आप, ये एक नंबर लाइन होती है। जब आप ग्राफ में बनाते हो, ड्रॉ करते हो, तो ये एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और ऐसे ही एक वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ होती है उस टाइम। तो ये सभी चीज़ें आपने याद रखनी है अच्छे से। और अब देखा आपने कि उसके बाद जो हमारी ये नंबर लाइन थी, अब यहाँ पर आइए फिर से। 0 और 1 के बीच में बहुत सारा स्पेस बच रहा था। स्पेस बचने का मतलब है कि यहाँ पर और भी संख्याएं आती होगी। तो उन संख्याओं को हम क्या कहेंगे और उनको किस कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे? तो उन्हें ही कहा गया, या तो वो डेसिमल्स होंगे, या तो वो भिन्न या फिर फ्रैक्शन होंगे। आप भिन्न को जो है डेसिमल्स में कन्वर्ट कर सकते हो और डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि 28/10 है। 28/10 को आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हो, 2.8। जितनी ज़ीरो है उतने ही अंक पर जो है दशमलव लगेगा। तो एक अंक किस तरफ है, क्योंकि एक ज़ीरो थी, तो ये जो बनती है संख्या वो बनती है 2.8। और वैसे ही अगर दशमलव में कोई संख्या थी, तो आप उनको फ्रैक्शन या फिर भिन्न के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हो। आई थिंक आप सभी को ये सभी चीज़ जो है क्लियर हो गई होगी। तो चलिए अब आती है बारी इनकी। तो जो डेसिमल्स और फ्रैक्शन है, इनको किस कैटेगरी में रखा जाए? तो उसके लिए एक वर्ड इन्वेंट हुआ, उसे कहते हैं परिमेय संख्या या फिर राशनल नंबर। तो आप देख रहे हो, आप स्टेप बाय स्टेप, पहले हमने 1 2 3 4 5 इन गिनती को कहा कि ये नेचुरल नंबर्स हैं। जब ज़ीरो को इंक्लूड किया तो ये होल नंबर बन जाते हैं। जब ये नेगेटिव वाले नंबर्स को भी इंक्लूड किया गया, तो ये इंटीजर्स कहलाते हैं। अब इनके बीच में जो नंबर बच रहे थे, जैसे मान लो 1.2 होगा, मान लो 1.8 है, तो 1.8 जो नंबर आएगा वो 1 से तो बड़ा होगा और 2 से जो है छोटा होगा, तो वो कहीं यहाँ कहीं आएगा। तो इन नंबर को जो है क्लासिफाई करने के लिए या फिर कैटेगराइज करने के लिए इनको हमने जो है अलग कैटेगरी में रखा, उसे कहा गया राशनल नंबर। तो हर एक नंबर को जो है अलग अलग कैटेगरी में इंक्लूड कर दिया गया। तो देखते हैं अब हम राशनल नंबर जो है वो क्या होते हैं। वे संख्याएं होती है जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां q ज़ीरो नहीं होगा। ये एक लाइन है, इसको आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। p/q की फॉर्म क्या होती है? p/q होता है कि मतलब p को जब हम q से भाग करते हैं, तो इसे कहते हैं p/q की फॉर्म। जहाँ पर p जो है हमारे पास अंश होता है, न्यूमरेटर, और q जो है हमारे पास डिनोमिनेटर होता है, जिसे कहते हैं हर। और उसके बाद कहा गया कि q जो है वो ज़ीरो नहीं होगा। तो देख सकते हैं आप, जो p/q था, इन्हीं को ही हमने कहा था इस यहाँ पर कि ये जो है फ्रैक्शन के रूप में जो नंबर थे, भिन्न के रूप में थे, इन्हीं को ही हमने यहाँ पर इंक्लूड किया कि ये सभी जो आएंगे, इन्हें हम राशनल नंबर कहेंगे। और q जो है वो ज़ीरो क्यों नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ। इनको हम बाद में देखेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को। पहले मैं इसको बताता हूँ कि क्यों यहाँ पर ज़ीरो क्यों नहीं होगा। अगर देखिए यहाँ पर हमारे पास है 4/0 एक संख्या है, हर की जगह जो है हमारे पास जो है वो ज़ीरो है।
लेकिन जब किसी भी संख्या को 0 से हम भाग करेंगे तो उसका जो आंसर होगा वो अनडिफाइंड होगा, उसको हम पता नहीं लगा सकते। इसीलिए जो q की जगह अंश की जगह था वो 0 नहीं इंक्लूड किया जा सकता। तो वैसे ही आप देख सकते हैं किसी भी संख्या को जो है 0 से भाग करने पर वो अनडिफाइंड हो जाती है, उसका जो आंसर है या फिर वैल्यू है उसका पता नहीं लगाया जा सकता। यही कारण था कि इसका लिखने का कि q जो होगा, जो हर में जो संख्या होगी वो 0 कभी भी नहीं हो सकती। और जो पहली वाली लाइन थी, वे संख्याएं जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखते हैं हम वो संख्याएं कैसी होती है। आपने ध्यान रखना है कि 0 खुद एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 0 के नीचे अगर हम 1 लिखते हैं तो उससे जो 0 की वैल्यू वो कभी भी चेंज नहीं होगी। लेकिन ये जो फॉर्म हमने बनाई है वो जो है p/q की फॉर्म देख सकते हैं आप। तो 0 जो है इस प्रकार जो है रैशनल नंबर परिमेय संख्या हो जाती है। अब यहाँ पर आपने फोकस करना है, आपके पास संख्या है 11/2, तो 11/2 जो है p/q के फॉर्म में देख सकते हैं आप। इसको अगर आप 11 को 2 से भाग करोगे तो ये कम से कम आपका 5.5 आएगा। तो अगर दशमलव के फॉर्म में देखेंगे तो वो 5.5 आ जाएगा। तो अगर हम माइनस वालों की बात करें तो -8/3, तो ये भी p/q के फॉर्म में दिख रहा है आपको, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। माइनस वाला होगा वो भी होगा, प्लस वाला होगा वो भी होगा। और उसके बाद देखेंगे हम कि 2 और 4 क्या रैशनल नंबर है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम 2 को 1 से भाग करेंगे या फिर 2/1 की फॉर्म में इसको लिखेंगे, तो हम देख सकते हैं कि जो आंसर आएगा वो 2 ही आएगा। 1 को अगर 2 से भाग किया जाएगा तो उसका आंसर हमेशा 2 ही आएगा। इसकी वैल्यू में कोई भी अंतर नहीं होगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। वैसे ही अगर 4 को देखेंगे तो 4/1 लिखेंगे जब हम, तो ये p/q की फॉर्म तो बन जाती है, लेकिन इसकी वैल्यू में जो है वो कोई भी अंतर नहीं होता। ये पहले भी 4 था और अभी भी 4 ही रह गया। तो ये भी ऐसी संख्याएं होती है जिन्हें हम रैशनल नंबर कहते हैं। तो आपने इन चीज़ों को जो है बिल्कुल ध्यान में रखना है, एक-एक चीज़। आई थिंक आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि परिमेय संख्या कौन सी होती है और उनको जो है किस प्रकार हम डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक बार फिर से आपको थोड़ा-सा रिकॉल करवाता हूँ कि हमने क्या-क्या चीज़ें देखी। जो नंबर सिस्टम में हमने देखे कि जब हमारे पास नेचुरल नंबर थे जितने भी, उनमें हमने एक बात देखी कि ये जो नंबर है वो पूर्ण संख्याएँ होगी। 1, 2, 3, 4, कभी भी 1.2 जो है कभी भी नेचुरल नंबर नहीं हो पाता। ना ही तो डेसिमल का होगा, ना ही तो वो फ्रैक्शन का होगा, वो कभी भी नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। और ना ही तो वो कभी भी होल नंबर हो सकते हैं। होल नंबर जब आएँगे यहाँ से इस तरफ की, आप देख सकते हैं, तो ये भी जो है पूर्ण संख्याएँ होगी। इसमें कभी भी हम दशमलव वाली संख्याओं को कभी भी हम होल नंबर या फिर नेचुरल नंबर नहीं कह सकते। उसी प्रकार जब हम इंटीजर की बात करेंगे तो उसमें जब माइनस वाली संख्याएँ, ज़ीरो और पॉजिटिव वाली संख्याएँ जितनी भी होगी, उनमें जो पूर्ण संख्याएँ होगी उन्हें ही हम इंटीजर्स कहेंगे। अब जो दशमलव वाली संख्याएँ या फिर फ्रैक्शन वाली जो भिन्न वाली संख्याएँ थी, उन्हें हमने नाम दिया था परिमेय संख्याएँ। तो वो होती है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में आपके पास हर एक वो चीज़ आएँगी, चाहे वो नेगेटिव में हो, चाहे वो नेगेटिव साइड की हो, ज़ीरो हो या फिर पॉजिटिव की तरफ। लेकिन वो जो है p/q की फॉर्म में होनी चाहिए, बस इतना ही। इन संख्याओं को हम p/q के फॉर्म में आराम से लिख सकते हैं। मान लो हमारे पास -4 है, तो क्या हम -4/1 नहीं लिख सकते p/q की फॉर्म? और अगर -4 को 1 से भाग करेंगे तो वो -4 ही रहता है। तो ये सभी संख्याएँ जो है रैशनल नंबर तो ये होती है। लेकिन जितनी ये दशमलव वाली है, ये रैशनल नंबर होती है, परिमेय संख्या होती है, लेकिन ये इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स या फिर होल नंबर में इंक्लूड नहीं होती। आई थिंक आपको इतनी सारी चीज़ें जो है क्लियर हो चुकी होगी। तो चलिए अगले पॉइंट की तरफ। अब हमने देखा कि रैशनल नंबर जो है उसमें भी आगे सब कैटेगरी है।
एक तो होंगे जो टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिन्हें कहते हैं शांत परिमेय संख्या। कई जगह पर शांत भी लिखा है, स वाला सपेरा वाला, तो थोड़ा सा देख लेना आपने। बाकी इनको इंग्लिश में तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहा जाता है। और दूसरे आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स, अशांत आवर्ती परिमेय संख्याएं। तो इनको देखते हैं हम कि इनके बारे में क्या क्या हमें पता चलता है। तो सबसे पहले देखेंगे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेट का मतलब है कि किसी चीज़ को पूरी तरह से ख़त्म कर देना। क्योंकि हमने देखा कि जितने भी रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, वो पी बाई क्यू की फॉर्म में होती है। पी बाई क्यू का फॉर्म का मतलब है कि पी को जो है क्यू से भाग देना, बात ख़त्म। आपने इतना ही याद रखना है। तो इनको थोड़ा सा मैं समझाता हूँ आपको कि टर्मिनेट करने का मतलब जो संख्याएं आपस में पूरी तरह से भाग हो जाती है उन्हें कहते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो देखते हैं हम एग्जाम्पल इसके। अब हमारे पास देखिए यहाँ पर आप पहले 20/4 है। जब हम 20/4 को देखते हैं तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में आपको दिख रहा है, तो ये सीधी सी बात है कि परिमेय संख्या या फिर रैशनल नंबर तो होगी। तो जब हम चार से 20 को भाग करेंगे तो हमारे पास 5 बचता है। तो मतलब हमारे पास जो शेषफल है वो 0 बचेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने आपको भाग दिया है। 4 से जब आप 20 को भाग दोगे, 4 पंचे 20, और फिर उसके बाद हमारे पास माइनस करने पर 0 बच जाएगा। तो इसे कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, जो संख्याएं पूरी तरह से भाग होती है और शेषफल जो है 0 बचता है। यहाँ पर एक बात आपने ध्यान से रखनी है कि 20 जो है यहाँ पर बड़ा था, जो अंश वाला हिस्सा या फिर न्यूमरेटर जो है बड़ा है, डिनोमिनेटर जो है इसका छोटा था। लेकिन अब यहाँ पर अगले इस पॉइंट में देखेंगे हम कि जो न्यूमरेटर है वो छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा। क्या ये संख्याएं भी टर्मिनेटिंग हो सकती है? जब हम 4 को 8 से भाग करेंगे तो उसका उत्तर आता है 0.5। तो ये भी पूरा कट जाता है, लेकिन इसमें भी जो है शेषफल कुछ भी नहीं बचता। तो इस प्रकार जो है ये भी एक होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेट करना मतलब जिसको हम कहे आसान भाषा में किसी को चित्त कर देना, पूरी तरह से ख़त्म कर देना। तो जब आप किसी संख्या को भाग करोगे और वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, शेषफल में आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, तो उसे ही कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो देख सकते हैं कि 4/8 को हमने जब भाग दिया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 1/2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.5। अगर आपको भाग देना नहीं आता तो फिर ऐसे देखिए कि 1 को जब आप 2 से भाग दोगे, क्योंकि ये संख्या छोटी है तो यहाँ पर हम दशमलव लगाएंगे, 0 दशमलव, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 0। तो 2 पंचे 10, और जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास शेषफल जो है 0 आएगा। तो ये संख्या क्या होती है, इन्हें कहते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो आई थिंक आपने देख लिया होगा, जो पहला वाला पार्ट था हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल, वो हमने क्लियर कर दिया है। अब दूसरा जो होता है हमारे पास पॉइंट, वो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स का क्या मतलब है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो कि टर्मिनेट नहीं कर रहा, पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर रहा, लेकिन बट रिपीटिंग डेसिमल, जो डेसिमल्स है वो संख्या है वो बार बार रिपीट हो रही है। रिपीट मतलब जो एक ही संख्या बार बार आ रही है, उसे ही कहते हैं अशांत आवर्ती परिमेय संख्या। एग्जाम्पल को देखिए, 11/9 ये एक परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर आप देख सकते हैं क्योंकि पी बाई क्यू के फॉर्म में आप देख सकते हैं कि लिखी हुई है। लेकिन जब हम 11 को 9 से भाग देंगे तो देखिए आप यहाँ पर 9 एकम 9 बचता है आपके पास 2, फिर लगता है यहाँ पर दशमलव, तो यहाँ पर आएगा 0। 9 दूने 18, जब माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 2, फिर लगेगा आपके पास एक और 0। उसके बाद क्या होगा, फिर से आप जब भाग दोगे तो वो बनेगा 9 दूने 18, फिर से आपके पास 2 बचेगा, फिर से आप 0 लगाओगे और इसी प्रकार ये क्रम जो है चलता रहेगा अनंत काल तक।
अब आपने देखा कि हमारे पास जो है 1.222 ये जो संख्या दिख रही है आपको डेसिमल के बाद, ये जो है बार बार रिपीट हो रही है। इसी को कहते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, क्योंकि ये बार बार रिपीट होती है। वैसे ही एक और एग्जांपल है 10/3। जब आप 10 को 3 से भाग दोगे तो आपके पास आएगा 3.3333, और ये 3 जो है अनंत काल तक चलता रहेगा। जितनी बार आप भाग दोगे ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। इसीलिए हमने कहा था इसे नॉन टर्मिनेटिंग, कि ये टर्मिनेट नहीं करेंगे, लेकिन जो ये है डेसिमल रिपीट होंगे, तो इसलिए हम इन्हें कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स। तो आई थिंक आपको याद हो गया होगा और समझ भी आ गया होगा। इतनी आसान सी भाषा में मैंने आपको बता दिया है सब कुछ। तो इसके बाद आगे देखेंगे हम। अब आती है हमारे पास इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स वो संख्याएं होती है जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उन्हें ही कहते हैं हम इरेशनल नंबर। इस फॉर्म में हम उन्हें नहीं लिख सकते। तो इसमें जो सबसे मेन पॉइंट आता है वो आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, कि ना ही तो वो टर्मिनेट होंगे, ना ही तो वो ख़त्म होंगे, और ना ही तो वो आपस में रिपीट होंगे। तो ऐसी जो संख्याएं होती है उन्हें कहते हैं इरेशनल नंबर्स। आराम से देखो, उन्हें कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। हमने पढ़ा राशनल नंबर, जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हुए राशनल नंबर। जिन्हें हम नहीं लिख सकते वो होते हैं इरेशनल अपरिमेय संख्याएं। इसमें भी हम देखेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स कौन होते हैं। जितनी भी वैल्यू आपकी स्क्वायर रूट में आती है, इनकी वैल्यू कभी भी ना ही तो टर्मिनेट होती है और ना ही तो वो रिपीट होती है। आप देख सकते हैं कि जो रूट 2 की वैल्यू होती है, या फिर जिसको कहते हैं हम स्क्वायर रूट 2, उसकी वैल्यू होगी 1.4142135। इसमें देख सकते हैं आपकी ना ही तो कोई फिक्स पैटर्न बन रहा है, ना ही तो ये आपस में रिपीट हो रहे हैं, और ना ही तो ये टर्मिनेट हो रहे हैं। ऐसी ही संख्याओं को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। वैसे ही रूट 3 की वैल्यू देख सकते हैं 1.732। आपको इनको याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने समझाने के लिए आपको थोड़ी सी ज़्यादा लिखी है कि ये कभी भी ना ही तो रिपीट हो रही है, ना ही तो कोई फिक्स पैटर्न बना पा रहे हैं। ऐसे ही संख्याओं को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। अशांत अनावर्ती संख्याएं, अशांत अनावर्ती संख्याएं। लेकिन इसमें आपने एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ध्यान में रखनी है। वो चीज़ है कि जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे वो कभी भी इरेशनल नंबर नहीं होंगे। तो मैं बताता हूँ आपको कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं। जैसे मान लो स्क्वायर नंबर क्या होता है, जब किसी संख्या को हम उसी संख्या से गुना करते हैं उसे कहते हैं स्क्वायर नंबर। तो आपको पता है कि 7 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 49। तो ये जो 49 है ये कैसा है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट 49 की वैल्यू देखेंगे तो वो होगी ±7। तो ये जो इसकी वैल्यू आई हमारे पास 7, यहाँ पर तो हमारे पास 7 आई, लेकिन जब हमने स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू देखी थी, वो ना ही तो रिपीट हो रही थी, ना ही तो वो टर्मिनेट हो रही थी। लेकिन इसकी वैल्यू जो आई हमारे पास प्लस या माइनस की 7, आपको पता है प्लस का 7 हो या माइनस का 7 हो, वो एक राशनल नंबर होते हैं, परिमेय संख्याएं होती है। क्योंकि हमने देखा था कि अगर हम 7/1 लिखेंगे या फिर -7/1 लिखेंगे तो ये तो आपस में जो इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी एक्चुअल वैल्यू, पर इनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। हमारे पास मान लो 11 का मान लो 121 है। अगर मैं पूछूं कि स्क्वायर रूट 121 की वैल्यू क्या होगी, वो होगी ±11, क्योंकि 121 जो है वो 11 का स्क्वायर होता है। तो ये जो है ये राशनल नंबर है स्क्वायर रूट 121। वहीं जब बारी आती थी स्क्वायर रूट ऑफ 2 की,
तो उसकी जो वैल्यू होती थी वो थी 1.732 और ऐसे ही आगे तक बहुत ज़्यादा। तो हमने देखा कि इसकी जो वैल्यू है ये तो टर्मिनेट हो रही है, इसकी जो वैल्यू आ रही है वो तो हमारे पास एक इंटीजर आ रही है, हो सकता है कि प्लस का भी हो माइनस का भी हो। ये क्यों होगा मैं इसको आपको आगे चलकर बताऊंगा, लेकिन अभी आपने इतना ही ध्यान रखना है। लेकिन जो स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू थी वो ना ही तो टर्मिनेट हो पा रही थी और ना ही तो रिपीट हो रही थी, तो आपने इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब मैं आपको अच्छे से एक बार फिर से बताता हूँ कि हमने क्या क्या सीखा। देखिए, हमने सबसे पहले पढ़ा, नंबर लाइन में ही बताता हूँ मैं आपको। हमने सबसे पहले पढ़े कि संख्याएं किसी से भी पूछा तो उन्होंने कहा 1 2 3 4, जो आपके मुंह से या फिर आपके मन में नेचुरली आई वो संख्याएं हुई नेचुरल नंबर, ये वाली। लेकिन हमने कहा कि 9 के बाद तो संख्याओं में लिखने में दिक्कत आई, तो हमने कहा कि 0 जो है एक संख्या होगी और उस संख्या को जब इन संख्याओं में इंक्लूड करेंगे तो इन्हें कहा जाएगा होल नंबर, 0 से राइट साइड वाली। इन्हें हम पॉजिटिव नंबर भी कहते हैं। तो हमने देखा पहले नेचुरल नंबर, फिर 0 को इंक्लूड किया, होल नंबर बन गए। होल नंबर का मतलब पूर्ण संख्याएं। तो जब हमने देखा कि माइनस वाले नंबर को कहाँ रखा जाए, तो फिर हमने देखा कि माइनस वाले नंबर हो, 0 हो और प्लस वाले नंबर जितने भी हो, उन सभी को कहेंगे हम इंटीजर। राइट साइड अनंत तक और लेफ्ट साइड भी इनफाइनाइट अनंत तक। इन सभी नंबर्स को हमने कहा कि ये सभी होंगे इंटीजर। उसके बाद क्या पढ़ा हमने, उसके बाद देखा हमने कि 1 और 2 या फिर 3 और 4 या फिर -4 और -3, इनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप रह रहा था। तो यहाँ पर भी कोई ना कोई संख्याएं आ रही थी। जैसे मान लो कोई भी संख्या होगी, जैसे कि 1.001 होगा, ये भी 1 और 2 के बीच में आएगा। 1.00219 ये भी जो है 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। तो ये संख्याएं क्या हो रहा था कि ये इन संख्याओं के बीच में आ रही थी। लेकिन इंटीजर में जो हम संख्याओं को लेते हैं वो पूर्ण संख्याएं होती है। जैसे कि मान लो पूरा 5 हो गया, पूरा 4 हो गया या फिर पूरा का पूरा -3 हो गया। तो जितनी संख्याएं बच रही थी डेसिमल्स या फिर भिन्न, जिसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं, तो उनको हमने कैटेगराइज अलग से किया, उन्हें कहा हमने राशनल नंबर। और राशनल नंबर में भी हमने देखा कि हमारे पास संख्याएं p/q के फॉर्म में आ रही थी। जितनी संख्याएं जो पूरी तरह से कट रही थी उन्हें कहा हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल, कि ये संख्याएं आपस में पूरे भाग हो रही है और शेषफल जो है कुछ भी नहीं बच रहा, तो ये कहा हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और कुछ संख्याएं हमारे पास ऐसी आई कि जो p/q के फॉर्म में थी लेकिन वो आपस में कट नहीं रही थी, लेकिन एक फिक्स्ड जो पैटर्न है वो बना रही थी कि उनका एक नंबर जो है या फिर 2-3 नंबर होंगे वो आपस में एक फिक्स टाइम के बाद जो है रिपीट करने लग जाएंगे। जैसे कि आपने देखा, तो उन्हें कहा हमने नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स। तो इन सभी जो ये दोनों टाइप आए, इनको हमने इंक्लूड किया राशनल नंबर में। यहाँ पर देख सकते हैं आप, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को हमने किया इंक्लूड राशनल नंबर्स में। तो हमने ये भी देखा। फिर हमारे पास कुछ संख्याएं ऐसी आई जिनको ना ही तो हम कभी ख़त्म कर सकते थे, ना ही तो उनका कोई रिपीटिशन हमें दिख रहा था, कि कोई रिपीटेड या फिर कोई फिक्स पैटर्न उनमें नहीं दिख रहा था। तो ये संख्याएं थी √2 हो गया, √3 हो गया। तो ऐसी संख्याओं को हमने कहा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ना ही तो ये टर्मिनेट कर पा रही है आपस में और ना ही तो ये आपस में रिपीट हो रही है। तो हमने इन संख्याओं को कहा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। और ये इरेशनल क्यों आती है, क्योंकि हम इन्हें p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो आपने इतनी चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी है। लेकिन इनमें हमने एक पॉइंट और देखा था कि जितनी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे, और जैसे हमने एग्जांपल दिया था कि √49 हो गया, तो उसकी जो वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी +-7। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वो वैल्यू आती है +- की 7। तो ऐसी जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, स्क्वायर रूट होंगे,
उनको रैशनल नंबर ही कहा जाएगा, परिमेय संख्याएं। लेकिन जो संख्याएं √2, √3 होंगी, जिनकी वैल्यू हमें एग्जैक्ट पता नहीं होगी, तो उनको कहेंगे इरेशनल नंबर। आई थिंक आपको यहाँ तक बिल्कुल A to Z जो है वो समझ आया होगा। तो हम चलेंगे अब अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब हमारे पास आती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर। यकीन मानिए इस क्लास को पढ़ने के बाद अगर आप मान लो जेबीटी कमीशन का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके जो क्वेश्चन थे मैथ के उनको सॉल्व करने लग जाओगे, खासकर नंबर सिस्टम वाले चैप्टर के, आपको एक भी प्रश्न ऐसा नहीं मिलेगा कि जो आपसे सॉल्व ना हो पाए। इसलिए इस क्लास में जो है मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको एडवांस तक पढ़ाया है, तो आपने इसको अच्छे से देखना है और एक एक चीज़ जो है वो समझने की कोशिश करनी है। आपको समझ नहीं आया होगा इसलिए मैंने 2-2 3-3 बार हर एक चीज़ को डिफाइन किया है और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। तो अब देखेंगे हम अगली प्रॉपर्टी जो हमारे पास दिया है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर, परिमेय संख्याओं की क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। सबसे पहला है एडिटिव आइडेंटिटी। आपने देखना इन वर्ड को अच्छे से याद रखना है कि एडिटिव क्या होता है। हम देख सकते हैं कि एडिटिव में जो है एक ऐड वर्ड हमें दिख रहा है। ऐड करना मतलब जोड़ना। एडिटिव आइडेंटिटी में सबसे जो मेन पॉइंट है या फिर मैं कहूँ कि जो इसका क्रक्स है, इसका सार है, वो है यहाँ पर ज़ीरो को ऐड करना। एडिटिव आइडेंटिटी में हमने क्या ऐड करना है? हमने करना है ज़ीरो को ऐड। और किसके साथ ऐड करना है? किसी भी राशनल नंबर के साथ। अब देखो 4 एक राशनल नंबर है। 4 के साथ जब हम ज़ीरो को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो उत्तर आएगा वो आएगा 4। इस राशनल नंबर में ज़ीरो को जब ऐड किया जाए तो जो वैल्यू है वो अनचेंज्ड रहती है, वो बदलती नहीं है। फिर से समझो, एक ही बात है इसमें एडिटिव आइडेंटिटी में। हिंट आपने ये रखना कि एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है ऐड। ऐड क्या करना है हमने? ज़ीरो, किसी भी राशनल नंबर के साथ। यहाँ पर लिख लेता हूँ कि मैं राशनल नंबर के साथ आपको ज़ीरो को ऐड करना है। एक और एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। यहीं पे मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ थोड़ा सा। हमारे पास एक राशनल नंबर है 1/2। इस 1/2 में जब हम ज़ीरो को ऐड करेंगे, 1/2 आप देख सकते हैं कि एक राशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। जब हम इसमें ज़ीरो को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो उत्तर आएगा वो आएगा 1/2 ही। आई थिंक ये इतनी सी चीज़ तो हर एक बच्चे को क्लियर हो चुकी होगी कि किसी भी राशनल नंबर परिमेय संख्या के साथ जब ज़ीरो को ऐड किया जाए तो उस राशनल नंबर की वैल्यू जो है वो बदलती नहीं है। आंसर जो होगा वो वही राशनल नंबर होता है। तो ये थी हमारी पहली आइडेंटिटी। तो चलते हैं अगली आइडेंटिटी की तरफ। अगली आइडेंटिटी है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आपको पता होगा कि मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा, तो यहीं से हमने याद रखना है। और जो इसकी डेफिनेशन है वो है किसी भी राशनल नंबर के साथ जब हम एक गुणा करते हैं तो क्या होता है। अब हमारे पास एक राशनल नंबर है 17 और जब हम 17 को 1 के साथ गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 17। आप ये मत सोचना कि मैं आपको 1 से गुणा करने की कुछ ट्रिक सिखा रहा हूँ या फिर मैं आपको पहले की क्लास के बच्चे जिसको मैं 1-2 से गुणा करवा रहा हूँ। ये प्रश्न जो जेबीटी कमीशन में जो प्रश्न पूछे थे वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आया था और मैंने आगे जो है प्रश्न बताए हैं इस क्लास में लास्ट में। तो उसके बाद अगर वो प्रश्न आपसे नहीं हो पाए तो इस चैनल में वापस हट के दोबारा कभी मत आना। अगर आपको इतने अच्छे से बताकर भी इतना भी समझ नहीं आ रहा होगा तो आपका पढ़ना जो है वो बेकार है या फिर मेरा ही वीडियो बनाना बेकार है। मल्टीप्लिकेटिव का मतलब देखिए मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करना क्या है? किसी भी राशनल नंबर के साथ 1 का मल्टीप्लाई करना है। अगली आइडेंटिटी की तरफ चलते हैं अब। एडिटिव इनवर्स। यहाँ देख सकते हैं एडिटिव आइडेंटिटी में देखा था हमने कि
वहाँ पर हमने ज़ीरो को ऐड करना। लेकिन हमने अब इसमें देखना है कि किसी भी रैशनल नंबर को परिमेय संख्या में क्या हमने ऐड करना है कि हमारे पास ज़ीरो बन जाए। यहाँ पर हमें ज़ीरो बनाना है। वहाँ पर हमने जो है ज़ीरो को ऐड किया था। देख सकते हैं आप यहाँ पर हमने जो ज़ीरो को ऐड किया था किसी भी रैशनल नंबर के साथ। लेकिन यहाँ पर हमें किसी भी रैशनल नंबर के साथ कुछ ऐड करके जो है ज़ीरो बनाना है। यहाँ पर मैं आपको 2 एग्ज़ाम्पल दूँगा। 6 के साथ हम क्या ऐड करें कि हमारे पास ज़ीरो बन जाए, और -8 के साथ हम क्या ऐड करें कि हमारे पास ज़ीरो बन जाए? जल्दी से बताइए। तो देखिए, ये वो पुकी बाबा वाला सवाल तो बिल्कुल भी नहीं है कि 70 में क्या जोड़ें कि 17 बन जाए। तो एक्चुअल में वैसा तो कुछ होता नहीं कि आ की मात्रा को जोड़े तो फिर वो 17 बन जाए, 17 बन जाए। मैथ में जब आप पढ़ोगे तो आपको रूल के साथ पढ़ना पड़ेगा। 6 में कुछ ऐड कर कर कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा, अगर जब तक हम यहाँ पर नेगेटिव नंबर ऐड नहीं करेंगे। आराम से देखो, अगर हम 6 में 1 ऐड करते हैं तो वो 7 बन जाएगा, 2 को ऐड करेंगे तो वो 8 बन जाएगा, 3 को ऐड करेंगे तो वो 9 बन जाएगा। किसी भी पॉजिटिव नंबर के साथ कोई भी पॉजिटिव नंबर ऐड करने पर ज़ीरो कभी नहीं बनता। हमने यहाँ पर ऐड क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा माइनस का 6। तो आप देख सकते हैं जब माइनस का 6 यहाँ पर ब्रैकेट बन जाएगा, फिर जब प्लस का 6, जब ये माइनस का 6 जो है बाहर निकलेगा तो ये माइनस का बन जाएगा। तो ये होगा 6 माइनस 6, जिसकी वैल्यू आएगी हमारे पास ज़ीरो। लेकिन जब दूसरा वाला आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास माइनस का 8 है। माइनस के 8 में हम जब प्लस का 8 ऐड करेंगे तो माइनस और प्लस जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो वो भी आएगा ज़ीरो। इसमें आपने ध्यान में रखना है कि कोई भी रैशनल नंबर होगा उसका उल्टा, मान लो ये वाला प्लस का था तो हमने माइनस वाला ऐड किया -6, हमारे पास नीचे वाले इसमें -8 था तो इसमें हमने प्लस का 8 ऐड कर दिया, तो वो जो है हमारे पास ज़ीरो बन गया। आई थिंक आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई होगी। कोई भी रैशनल नंबर हो उसमें क्या ऐड करना है कि ज़ीरो बन जाए, ध्यान में रखना है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। हमने एक चीज़ पढ़ी थी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कि किसी भी रैशनल नंबर के साथ एक को मल्टीप्लाई करना। लेकिन अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इन्वर्स का मतलब उल्टा, कि हमने किसी भी रैशनल नंबर के साथ एक, हमने कुछ, हम मान लो हमने किसी भी रैशनल नंबर के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है जिससे हमारा उत्तर एक आ जाए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास एक रैशनल नंबर है, हमारे पास यहाँ पर 11, तो हम 11 में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास एक आ जाए। जब हम 11 में 1/11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 11 से 11 कट जाएगा, 11 एकम 11, 1 गुना 1 जो है वो 1 बन जाएगा। तो ये है आपकी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ज़ीरो और एक, दो दो ही चीज़ों का यहाँ पर काम रहेगा। मैं आपको बताता हूँ, एक हमारे पास ज़ीरो और एक 1। एडिटिव आइडेंटिटी में हमने किसी भी रैशनल नंबर के साथ ज़ीरो को ऐड करना है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हमने किसी भी रैशनल नंबर के साथ एक को मल्टीप्लाई करना है। और एडिटिव इन्वर्स में हमारे पास था कि हम किसी भी रैशनल नंबर के साथ क्या ऐसी चीज़ जोड़े जिससे कि वो ज़ीरो बन जाए। यहाँ पर हमने यहाँ पर ज़ीरो को हमने ऐड किया था, और यहाँ पर हमने क्या चीज़ ऐड करनी कि हमारे पास ज़ीरो बन जाए। यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया था रैशनल नंबर के साथ एक, और अब यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स था उसमें था कि किसी भी रैशनल नंबर के साथ क्या चीज़ मल्टीप्लाई की जाए कि वो हमारे पास एक बन जाए। यही चीज़ हमने पढ़ी। अगर नहीं समझ आया तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, बिल्कुल आसान भाषा में। एडिटिव आइडेंटिटी, कोई भी रैशनल नंबर है हमारे पास, हमने उसमें ज़ीरो ऐड करना है। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब ज़ीरो को ऐड करना, बात ख़त्म। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लाई मतलब गुणा करना।
किसी भी नंबर के साथ 1 को गुणा करना, बात खत्म। एडिटिव इनवर्स ऐड करना है हमने। क्या चीज़ हमने ऐड करनी है किसी भी राशनल नंबर के साथ, हमारे पास जो कि आंसर 0 आ जाए। यहाँ पर हमने 0 बनाना है और यहाँ पर हमने एडिटिव आइडेंटिटी में 0 प्लस किया था। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में किसी भी राशनल नंबर के साथ क्या मल्टीप्लाई किया जाए, गुणा किया जाए कि 1 बन जाए, यहाँ पर हमने बनाना था। यहाँ पर हमने 1 बनाना था, यहाँ पर भी हमने 0 बनाया, यहाँ पर हमने 1 के साथ गुणा किया और यहाँ पर हमने 0 को जो है जमा किया। ये चीज़ें आपको याद रखनी है अच्छे से। तो देखिए, अब इसके बाद प्रश्न आया है एक जो जेबीटी कमीशन में पूछा गया था। अगर आप में से किसी ने ये प्रश्न गलत किया तो इस क्लास को यहीं पे बंद करके यहाँ से चले जा सकते हैं। प्रश्न है आपके पास, 25 तारीख को आया था पहली शिफ्ट में जेबीटी कमीशन का एग्ज़ाम हुआ था उसमें। तो प्रश्न को पढ़िए। यदि आप किसी परिमेय संख्या मतलब राशनल नंबर, जैसे कि 5/7, यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर होगा जैसे कि 5/7 में शून्य जोड़ते हैं, जब हम 0 को ऐड करते हैं तो परिणाम क्या होगा। देखिए, हमारे पास जो संख्या है 5/7, उसमें जब हम 0 को ऐड करते हैं तो परिणाम क्या होगा। ऑप्शन है आपके पास, वह संख्या शून्य हो जाएगी। ऑप्शन बी है आपके पास, वह संख्या ऋणात्मक हो जाएगी। ऋणात्मक मतलब नेगेटिव नंबर बन जाएगा। वह संख्या 5/7 ही रहेगी, या फिर उस संख्या में 1 की वृद्धि होगी। आपको पता है किसी भी नंबर के साथ जब हम 0 को जोड़ते हैं तो वो संख्या सेम ही रहती है। तो आई थिंक आप सभी ने इसका सही उत्तर किया होगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। ये प्रश्न जेबीटी कमीशन में पूछा गया था। एक दीदी का इंटरव्यू देख रहा था मैं कि वो कह रहे थे कि हमारे पास समय की कमी पड़ रही थी, हमारे पास समय की कमी पड़ रही थी। अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा होगा कि एडिटिव आइडेंटिटी का किसी भी राशनल नंबर के साथ जब हम 0 को जोड़ते हैं तो परिणाम जो है राशनल नंबर वही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, वो वैल्यू अनचेंज रहती है, वो बदलती नहीं है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको प्रश्न करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। तो आपने देखा होगा कि आई थिंक आप सभी का आंसर तो सही आया ही होगा। अगर किसी का गलत आया है तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस क्लास को बंद कीजिए। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लगा था वो था एडिटिव आइडेंटिटी, कि ये एक राशनल नंबर है, राशनल नंबर के साथ हमने जब 0 को जोड़ा तो हमारे पास वैल्यू जो है वो अनचेंज रहती है, बदलती नहीं। जो राशनल नंबर होगा वही होगा, वही उसका आंसर आएगा, या फिर परिणाम में वही वैल्यू आती है। अब आपको नहीं समझ आया तो फिर भी मैं आपको एक बार फिर से प्रयास करता हूँ समझाने का। आपकी एक कबड्डी की टीम है, कबड्डी का मैच चला हुआ है, आपकी एक टीम बनाई गई है 7 प्लेयर की। मैंने कहा कि आपकी टीम में हम 0 इंसान को जोड़ेंगे, तो आपके टीम में अब कुल कितने इंसान रहेंगे। जब 0 इंसान को जोड़ा मतलब कोई भी नहीं जोड़ा होगा आपकी टीम में, तो आप 7 के 7 ही मेंबर रहे होंगे। आई थिंक आप सभी को समझ आया ही होगा। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यार, टाइपिंग मिस्टेक इतनी ज़्यादा क्या करते हो। ऑप्शन है आपके पास, एक पूर्ण वर्ग दशमलव संख्या का वर्गमूल एक परिमेय संख्या होता है। देखिए, पूर्ण वर्ग मैंने आपको बताया था परफेक्ट स्क्वायर नंबर का दशमलव संख्या। परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है दशमलव में है, डेसिमल्स में है, उसका जो वर्गमूल होगा, स्क्वायर रूट होगा, वो एक परिमेय संख्या होता है। मैं आपको एक्सप्लेन करवाता हूँ। स्क्वायर क्या होता है, किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुना करना, तो वो होता है स्क्वायर नंबर, जिसको हम लिखते हैं 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49। अब अगर ये 49 जो है वो कैसा है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब हमें कहा गया कि इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, अगर मान लो कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और वो डेसिमल में है, तो हम लिख सकते हैं कि 0.0
49। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो डेसिमल्स में है? जी बिल्कुल हाँ। अब इसी संख्या का हमने जो वर्गमूल निकालना है वो क्या होगा, जिसको कहेंगे हम स्क्वायर रूट। इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.7 प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है। क्या ये संख्या परिमेय संख्या है, राशनल नंबर है? जी हाँ बिल्कुल ये एक राशनल नंबर है। क्यों है? मान लो ये प्लस का 7 रहा होगा, 0.7 को क्या हम 7/10 नहीं लिख सकते? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको रेज करता हूँ। तो क्या हम जो 0.7 को हम 7/10 लिख सकते हैं? अगर हम इसको 7/10 लिख सकते हैं तो क्या ये एक राशनल नंबर नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है? जी हाँ बिल्कुल एक परिमेय संख्या हो सकती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। इसने यही कहा है कि पूर्ण वर्ग दशमलव संख्या, परफेक्ट स्क्वायर डेसिमल नंबर, जो कि हमने लिया था 0.49 का जब हमने वर्गमूल किया तो वो आया हमारे पास प्लस माइनस में 0.7। तो इसको हमने क्लासिफाई किया कि दशमलव को हटाने के लिए 7/10 लिखा। तो ये संख्याएं क्या होती थी? ये तो सभी जो है वो परिमेय संख्या होती थी, जिसको हम कहते हैं कि राशनल नंबर। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अब बताइए आप कि आपको क्या इतना समय लगेगा? अगर एचपी पटवारी के एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपका उत्तर नहीं में होना चाहिए। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। ये देख सकते हैं आप 25 तारीख को पहले शिफ्ट में ये पूछा गया था। दशमलव संख्याओं का वर्गमूल नहीं होता। ऑप्शन बी को भी देख लेते हैं हम एक बार। ये कहता है कि जो दशमलव संख्या होती है उनका वर्गमूल नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई? अब हमने देख तो लिया कि जब मान लो 0.7 गुणा 0.7 करेंगे तो क्या वो स्क्वायर नहीं बनेगा 0.49? ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाता है। तो ये ऑप्शन गलत है। उसके बाद आएगा सॉरिस ने कहा था कि दशमलव संख्याओं का वर्गमूल नहीं होता। तो देखिए इसका अगर हम वर्गमूल कर भी दे तो वो क्यों नहीं होगा? वो होगा, और उसका उत्तर भी जो आएगा 0.7 आएगा। प्लस माइनस 0.7 कुछ भी आ सकता है। प्रत्येक दशमलव का वर्गमूल एक पूर्ण संख्या होता है। तो देखिए पूर्ण संख्या का मतलब है कि एक होल नंबर। होल नंबर पूर्ण संख्या मतलब कि होल नंबर हो या फिर इंटीजर हो या फिर क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो ये नहीं होगा आंसर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए हमारे पास एक दशमलव संख्या है, जब हमने इसका वर्गमूल किया तो वो 0.7 आया। ये पूर्ण संख्या नहीं होती। मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया था कि नेचुरल नंबर होंगे, होल नंबर होंगे, इंटीजर्स होंगे। वो जो उनकी जो संख्या होगी वो पूरी पूरी होंगी। 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। वहाँ पर 2.3 या फिर 1.4 वो नहीं होगा। उनको हमने अलग से कैटेगरी में रखा था। उन्हें कहा था हमने राशनल नंबर की कैटेगरी में रखेंगे हम इन सभी को। तो ये सभी जो है वो पूर्ण संख्याएं नहीं होगी। ऑप्शन डी देख लेते हैं हम एक बार। दशमलव संख्या का वर्गमूल सदैव अपरिमेय होता है। तो देखिए ये भी गलत होगा। दशमलव संख्याओं का वर्गमूल अपरिमेय क्यों होगा? आपने देखा कि 0.49 था, इसका वर्गमूल क्या ये अपरिमेय है? नहीं, ये एक राशनल नंबर है, परिमेय संख्या होता है। आई थिंक ये सभी चीज़ें हमने पढ़ी है इस क्लास में, तो आपको अच्छे से समझ आ ही गई होंगी। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। Which statement best explain the role of zero as the additive identity among rational number? अगर ये भी आपको नहीं आया तो आप इस क्लास को अभी के अभी बंद कर सकते हैं। ये कह रहा है कि जो ये प्रश्न कह रहा है कि which statement best explains the role of zero as the additive identity? जो एडिटिव आइडेंटिटी में ज़ीरो का क्या रोल होता है उसको बताना है कि आपने इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है वो उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा है। मैं सीधा ले चलता हूँ आपको एडिटिव आइडेंटिटी। देख लो एक बार फिर से। एडिटिव आइडेंटिटी ऐड करना था हमको। क्या ऐड करना था? ज़ीरो किसी भी राशनल नंबर के साथ
और जो ऐड करने पर हमें क्या मिलता था कि रैशनल नंबर की वैल्यू अनचेंज रहती थी, बदलती नहीं थी। वही नंबर हमारे पास इसका परिणाम होता था या फिर उत्तर आता था। अगर अभी भी आपने ये प्रश्न गलत किया, ये देख सकते हैं आप 25 तारीख को ही शिफ्ट पहले में पूछा था, पहली शिफ्ट में। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ हिंदी में। एडिंग ज़ीरो टू एनी रैशनल नंबर लीव्स इट्स वैल्यू अनचेंज। कहता है कि किसी भी रैशनल नंबर में जब हम ज़ीरो को ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू अनचेंज रहती है रैशनल नंबर की, जो कि बिल्कुल सही है। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है क्यों होगा। एडिंग ज़ीरो टू एनी रैशनल नंबर मेक इट ज़ीरो। क्या हम एक 4 जो हमारे पास रैशनल नंबर है उसमें हम ज़ीरो ऐड करेंगे, क्या वो ज़ीरो बनेगा? नहीं, वो एक रैशनल नंबर ही बनता है। तो ये ऑप्शन गलत है। एडिंग ज़ीरो टू एनी रैशनल नंबर डबल्स इट्स वैल्यू। ज़ीरो को हम 4 के साथ ऐड करते हैं तो क्या इसकी वैल्यू डबल हो जाती है? नहीं, ये भी गलत है। ये 8 थोड़ी बन जाएगा 4 के साथ ज़ीरो ऐड करेंगे। एडिंग ज़ीरो टू एनी रैशनल नंबर चेंजेस इट्स साइन। क्या 4 के साथ ज़ीरो को ऐड करके माइनस का 4 बनेगा? नहीं, इसका साइन सेम ही रहेगा। यहाँ पर मैंने 4 को लिखा था। तो देख सकते हैं आप कि अगर ये प्रश्न आपके एचपी पटवारी या फिर एचपी पंचायत सेक्रेटरी के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे तो आपको इनमें से एक भी गलत करके नहीं आना है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। इवन नंबर्स और ऑड नंबर, ये भी आपके नंबर सिस्टम का एक पार्ट है। आप सभी को पता होगा इवन नंबर क्या होते हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग हो जाती है, 2, 4, 6, 8, 10। और ऑड नंबर क्या होते हैं? जो 2 से भाग नहीं होती, 1, 3, 5, 7, 9। ये सभी जो है ऑड नंबर होते हैं। तो इवन नंबर और ऑड नंबर में इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। आपने बस इतना ही ध्यान रखना है कि जो संख्या 2 से भाग हो जाती है वो सम संख्याएं, और जो 2 से नहीं होती वो विषम संख्याएं। तो चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, फैक्टर्स। आप सभी को पता होगा फैक्टर्स जो कि गुणनखंड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। फैक्टर्स भी जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव फैक्टर्स और दूसरा होगा नेगेटिव फैक्टर्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि फैक्टर का अर्थ क्या होता है। कोई भी संख्या जो होगी, मान लो हमारे पास 6 है, इस संख्या को जितनी भी संख्याएं पूरी तरह से भाग कर रही होगी वो उसके फैक्टर होते हैं। 1 से जो अगर आप 6 को भाग करोगे तो वो पूरा का पूरा भाग हो जाएगा। अगर 2 से करोगे तो 2 तियाँ 6, 0 शेषफल बचेगा। तो 2 भी जो है इसका गुणनखंड है या फिर फैक्टर। और वैसे ही 3 भी इसका फैक्टर है, 3 भी 6 को पूरी तरह से भाग देता है और 6 भी पूरी तरह से 6 को भाग देता है। 6 एकम 6। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि ये सब चीज़ें क्या होती है, फैक्टर्स। आपने याद रखना है। लेकिन अगर मैं पूछूं आपको कि क्या -1 6 को भाग देगा, तो आपका आंसर आना चाहिए बिल्कुल हाँ। अगर मैं -6 को, अगर 1 को छोड़ो, मान लो मैं 2 से देता हूँ, -2 से, -6 नहीं +6 को मैं, अगर मैं मान लो +6 को मैं अगर 2 से भाग दूँ, +6 को मैं मान लो -2 से भाग देता हूँ, तो क्या आएगा? तो देखिए, भाग देने पर माइनस और प्लस जो है उसमें कोई अंतर नहीं होता। तो 2 तियाँ 6 आएगा और इसका जो आंसर आएगा मेरे पास वो आएगा -3। तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हमारे पास माइनस में वैल्यू आई या फिर प्लस में। लेकिन एक बात याद रखना कि माइनस वाली संख्याएं भी फैक्टर्स होती है, गुणनखंड होती है। ये पूरी तरह से काट रही है इस वैल्यू को, वो बात अलग है कि यहाँ पर हमारे पास जो कोशेंट में वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी। तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है। किसी भी संख्या की प्लस भी फैक्टर हो सकती है, पॉजिटिव फैक्टर्स, और माइनस फैक्टर्स भी हो सकते हैं जिन्हें हम कहते हैं नेगेटिव फैक्टर्स। तो आपने ये बात याद रखनी है अच्छे से। तो चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो हमारे पास है प्राइम नंबर्स, जिन्हें कहते हैं अभाज्य संख्याएं। ये भी जो है एक नंबर सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो इनकी परिभाषा अगर हम पढ़ेंगे, ऐसी संख्याएं जो केवल एक और खुद से पूरी तरह विभाजित होती है
उन्हें कहते हैं प्राइम नंबर। कि मतलब ऐसी संख्या है जिनको हम भाग करेंगे या तो वो 1 से भाग होगी या तो वो अपने आप से भाग होगी। इसके अलावा वो किसी भी और संख्या से भाग नहीं होनी चाहिए। एग्ज़ाम्पल है 2, 3, 5, 7, 11, 13। अब क्यों होती है मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से। मान लो मेरे पास 6 है और 7 है। अगर मैं 6 को भाग करूँ तो 6 को जो है 1 से भी भाग किया जा सकता है। 6 एकम 6 आएगा। 6 को अगर मैं 2 से भाग दूँ तो 2 तियाँ 6 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसके हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा फैक्टर्स थे। तो इसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर आए, मतलब कि गुणनखंड आए, तो ये जो है एक प्राइम नंबर नहीं होगा। वहीं हम अगर 7 की बात करें तो 7 को अगर हम 1 तो मतलब 1 से तो मतलब कोई भी संख्या भाग हो ही जाती है, चाहे वो कोई भी संख्या हो। और दूसरा होता है कि अपने आप से कोई भी संख्या भाग हो जाएगी। जैसे 6 था हमारे पास, तो अगर मैं 6 को भाग करूँगा, 6 को अगर मैंने 6 से भाग किया तो वो पूरी कट जाएगी। 6 भाग 6, अगर 6 और 6 कट जाएगा तो वो आएगा 1, क्योंकि 6 एकम 6 होता है। तो प्राइम नंबर का भी आपको याद रखना है, अभाज्य संख्याएँ वो ही होंगी जो 1 और स्वयं से कटेगी। मतलब 7 को अगर मैं 7 से भाग दूँ तब भी ये पूरी कट जानी चाहिए। पूरी कटनी चाहिए, पॉइंट में नहीं आना चाहिए। और यहाँ से भी काटूँ तो इसका आएगा 7 और यहाँ पर आएगा मेरे पास 1। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। इसीलिए 7 जो है वो एक प्राइम नंबर होगा। तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है। तो अगला पॉइंट जो हमारे पास है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखो हमने फैक्टर्स बनाने इनके, तो हमारे पास जो प्राइम फैक्टराइजेशन होती है वो कैसे होती है। जनरली हम किसी भी चीज़ के फैक्टर देखेंगे तो हम इस फॉर्म में देख सकते हैं आप। मान लो हमारे पास 60 संख्या है। आपने पढ़ा होगा 9th-10th क्लास में ऐसे फैक्टर्स बनाते थे हम। तो पहले हम सबसे छोटी संख्या 2 से स्टार्ट करते थे, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम नंबर जो है 2 से स्टार्ट होते हैं, ना कि 1 से। इसलिए हम सबसे छोटी संख्या जो है वो 2 को इंक्लूड करेंगे। तो 2 से जब हम 60 को भाग देते थे तो हमारे पास 30 बच गया। तो आपको पता है कि 2 से फिर से भाग देंगे हम तो हमारे पास 15 बचेगा। अब देखिए 2 से जो है 15 तो भाग होता नहीं, तो हम 2 से बड़ी संख्या 3 को देखेंगे। तो 3 से काटने पर जो है यहाँ पर हमारे पास 5 बचेगा। फिर इस 5 को भी हम 5 से भाग देंगे तो हमारे पास लास्ट में 1 बचेगा। तो हमारे पास लास्ट में जो है इसमें 1 बचना चाहिए। तो इसी प्रकार हम इनके गुणनखंड बना सकते हैं। अब आप बोलोगे कि 60 को आपने ऐसे क्यों नहीं किया, मान लो 60 है और 4 से कर दिया। 4 से भी तो आप डायरेक्ट 15 कर सकते थे। लेकिन यह वही बात होगी कि यहाँ पर हमारे को प्राइम फैक्टराइजेशन चाहिए, ना कि ये 4 जो है इवन नंबर है, सम संख्या है। प्राइम नंबर ये नहीं है, क्योंकि 4 के जो है बहुत सारे गुणनखंड होते हैं। 4 1 से भी भाग होता है, 2 से भी भाग होता है, 3 से भी भाग होता है। लेकिन प्राइम नंबर का रूल जो हमने पढ़ा था कि वो जो है केवल 1 से और खुद से ही पूरी तरह विभाजित होने चाहिए, जैसे कि हमारे पास 7 था। तो इसीलिए हम 4 को इंक्लूड नहीं करते, ना ही तो 6 को। तो जब हम इनको लिखेंगे कि 1 2 2 बार हमारे पास 2 दिख रहा है आपको, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। तो देख सकते हैं 2 दूने 4, 4 3 12 और 12 पंचे 60 जो हमारे पास आ रहा है। तो इसको जो सही फॉर्मेट है इसका लिखने का वो इस प्रकार रहेगा कि 2 के ऊपर जितनी बार जो हमारे पास संख्या रिपीट होगी उतनी यहाँ पर पावर लगेगी। हमारे पास जो 2 है वो 2 बार था, तो इसीलिए हमने 2 का स्क्वायर कर दिया। 2 दूने 4, 4 3 12 और 12 पंचे 60। 60 जो हमारे पास आंसर आ गया। तो ये एक आपने ध्यान में रखना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन का फॉर्मेट होता है। एक और संख्या ले लेता हूँ मैं, उसके भी प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ। मान लो हमारे पास है 24। तो 24 को जब हम 2 से करेंगे तो वो आएगा 12, क्योंकि 12 दूने 24 होता है। फिर आएगा 2 तियाँ 6, सॉरी एक मिनट। उसके बाद आएगा हमारे पास 2, 2 छिक्के 12 आएगा। तो उसके बाद आएगा 2 तिये 6 और उसके बाद आएगा 3 एकम 3। हमारे पास लास्ट में 1 आ गया है, लेकिन इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे वो किस प्रकार से होंगे, यहाँ पर हम इससे
दो गुना दो गुणा 2 गुणा 3 लिखेंगे और इसको जो प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्मेट में कैसा लिखा जाएगा, इसे लिखे जाएगा। हम देख सकते हैं कि एक बार, दो बार, तीन बार। हमारे पास जो दो है वो 3 बार है, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 3, और 3 हमारे पास एक ही बार था तो उसे लिखेंगे हम 3, सिर्फ और सिर्फ इतना ही। ये जो है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे होता है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर क्लियर करवा देता हूँ। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर इस प्रकार कर देता हूँ कि 2 और 2, रुक जाओ मैं आपको फिर से बता देता हूँ अगले स्लाइड में कि जब हम 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे थे तो वो कैसे होंगे। 2 से हम भाग करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 दूनी 24, 2 छिके 12 और 2 तियाँ 6 और 3 एकम 3। तो इस प्रकार से इसके प्राइम फैक्टराइजेशन होने थे। हमारे पास जो पहले हम पूरी वैल्यू लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, तो ये बन जाता था हमारे पास 24। 2 दूने 4, दूने 8, तिये 24। लेकिन जब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्मेट में लिखेंगे, 2 हमारे पास एक बार है, 2 बार है, 3 बार, तो हम 2 की पावर 3 लिखेंगे और गुना 3 लिखेंगे। तो जो होता है 2 का क्यूब होता है 8 और 8 तिये 24। तो ये इसका बिल्कुल सही फॉर्मेट है, आपने ध्यान में रखना है। तो देख सकते हैं आपने प्राइम फैक्टराइजेशन का ये फॉर्मेट किस प्रकार से होगा, तो आपने ये जो है ध्यान में रखना है। तो चलते हैं अगले। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रश्न जो है जेबीटी कमीशन का है। अगर नहीं लग रहा है आपको तो आप इसको सर्च कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं। हमारे पास प्रश्न दिया गया है कि 100 के गुणनखंड करते समय निम्नलिखित में से कौन सा इसके सही अभाज्य गुणनखंड को दर्शाता है। अभाज्य गुणनखंड मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन, तो जो कि हमने अभी पढ़ लिया है। अब बताइए, आप पहले 100 के गुणनखंड कीजिए जिस प्रकार से मैंने किए थे, तो इस प्रकार से जैसे हमने 60 के किए हुए हैं यहाँ पर। तो उसके बाद आपने बताना है कि इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा। अगर आपने ये प्रश्न सही नहीं किया तो फिर आपकी खैर नहीं। तो चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए इसका जो होगा मैं आपको बता देता हूँ। अब आई थिंक आप सभी का आंसर आ ही गया होगा। पहले हम 100 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या लेंगे 2। 2 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 50, 50 दूने 100। उसके बाद आएगा 2 से 25 दूने 50। अब देखिए ना ही तो ये 2 से होगा और 3 का पहाड़ा करेंगे तो आप 3 अट्ठे 24 होगा। तो उसके बाद ये ना ही तो 7 से जाएगा, अब लेकिन ये 5 से चला जाएगा क्योंकि 5 पंजे 25 होता है। तो 5 पंजे 25 और बचेगा हमारे पास 5। तो एक बार फिर से हम इस 5 से भाग देंगे तो हमारे पास बचेगा 5 एकम 5। तो जब लास्ट में हमारे पास 1 आता है तो यहीं पर हमने स्टॉप हो जाना है। यहीं तक हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन ख़त्म हो जाते हैं। अब हमने कैसे लिखना था, हमें बताया था कि 2 कितनी बार है। पहले मैं आपको आराम से दिखाता हूँ। 2 गुना 2 दूने, ये कितना होता है, 2 दूने 4, पंजे 20 और 20 पंजे 100। ये हमारे फैक्टर बने हुए थे इसके। तो अब हमने क्या लिखना था, इसको हम लिखते हैं कि 2 कितनी बार है, एक बार, 2 बार। 2 जो है 2 बार है तो इसको लिखेंगे हम 2 की पावर 2। और 5 जो है कितनी बार है, एक बार, 2 बार, तो इसको लिखेंगे हम 5 की पावर 2। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होना था। देख सकते हैं आप कितने इजी प्रश्न जो है जेबीटी कमीशन के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो इसके बाद इस क्लास को ख़त्म करने के बाद आपको 2-4 प्रश्न हो सकते हैं, वो भी मैं आपको अगली क्लास में करवा दूंगा। इसके अलावा आपको कोई ऐसा प्रश्न नहीं मिलेगा जिसमें आपको मतलब सॉल्व करने में कहीं मुश्किल आए। तो चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो देखिए इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 2 क्रमागत पूर्ण वर्गों के बीच का अंतर हो सकता है। एक तो आपको वर्ग मैंने पढ़ा लिया है, पूर्ण वर्ग क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्रमागत मतलब 2 क्रमागत का मतलब है कंसेक्यूटिव नंबर, मतलब साथ साथ वाले।
जैसे 2 और 3 हो गए, 3 और 4 हो गए, 6 और 7 हो गया मान लो, या फिर 5 और 6 हो गए, इनको कहते हैं क्रमागत नंबर। तो आपने बताना है मुझे इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इसके बारे में। आपको पता है कि स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, वर्ग, पूर्ण वर्ग क्या होते हैं? किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना। तो अगर हमारे पास ऑप्शन देखिए, हम तो 22 है, 16 है, 17 है, 18 है। अगर हम 4 और 5 का भी देखेंगे ना, तो 4 का स्क्वायर होता है हमारे पास 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25। इसने कहा है कि इन दो क्रमागत पूर्ण वर्गों के बीच का अंतर क्या हो सकता है। 16 और 25 में अगर हम अंतर देखेंगे तो वो आएगा 9 का। तो लेकिन हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो हम थोड़ी सी बड़ी संख्या लेंगे। 5 और 6 का करेंगे तो वो कितना होगा? 5 पंजे 25, 6 छिके 36। तो ये भी इसका नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि 5 पंचे आएगा 25 और 6 छिके 36, तो इनके बीच में भी 11 का अंतर होगा। 6 छिके 36 और 7 सत्ते 49 आएगा। अगर ये दो क्रमागत को देखूँ मैं, तो यहाँ पर भी मेरे पास 13 ही आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकते। 6 का देख लिया, 6 7 का भी देख लिया। तो अब देखेंगे हम 7 सत्ते 49 और 8 अठे 64, ये जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इनका अंतर देख लेते हैं एक बार। तो इन दोनों के बीच में कितना अंतर है? 50, 60 और ये होता है 15 का अंतर, जो कि ऑप्शन में ये भी नहीं है। तो अब देखेंगे हम 8 और 9 के बीच का अंतर। तो 8 अठे 64, एक मिनट, 8 का स्क्वायर जो है वो 64 है और 9 का स्क्वायर होगा हमारे पास 9 9 81 81। इन दोनों के बीच का अंतर अगर हम देखें तो 11 में से 4 गया 7, 7 में से 6 गया तो 1, 17, जो कि ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही उत्तर। आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर नंबर के बारे में 1 से 20 तक आपको हर एक याद होने चाहिए। 2 का 4 होता है, 3 3 9 होता है, 4 चौके 16 होता है, 5 पंजे 25 होता है, 6 छिके 36 होता है, 7 सत्ता 49 होता है, 8 अट्ठे 64 होता है, 9 नहाई 81 होता है और 10 धाए 100 होता है। ये स्क्वायर नंबर है 1 से 10 तक के। वैसे ही 11 12 को करोगे आप तो 11 गुना 11 121, 12 गुना 12 144, 13 गुना 13 169, 14 गुना 14 196, 15 गुना 15 225। इसी प्रकार से आपको याद होने चाहिए, ताकि ऐसे प्रश्न आए तो आप एकदम से फट से उन्हें कर सको। अगर आपको ये स्क्वायर निकालने आते होंगे तो तभी आप ऐसे प्रश्न सॉल्व कर सकते थे। देख सकते हैं कितना आसान प्रश्न पूछा था जेबीटी कमीशन में। ऐसे ही आसान प्रश्न आपको एचपी पटवारी के एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। आपने उनको शांत मन से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। और आई होप आपके पटवारी जो मैथ के या फिर पंचायत सेक्रेटरी का जो एग्ज़ाम होगा उसमें मैथ में पूरे के पूरे नंबर आए। एक बात ध्यान रखो, अगर आपके मैथ, इंग्लिश, हिंदी और साइंस, इन 4 सब्जेक्ट में अगर आप अच्छे नंबर नहीं ले पाते या फिर नहीं ले पा रहे हो, तो आप कंपटीशन से पहले ही बाहर हो चुके हो। क्योंकि यही वो 4 चीज़ें हैं जहाँ से आप एक अच्छा स्कोर कर सकते थे। और ख़ासकर मैथ में तो आपको अच्छा स्कोर करना ही होगा, तभी आप कंपटीशन में बने रहेंगे। क्योंकि जीके आप कितना भी पढ़ लो, करंट अफेयर्स आपको कितना भी याद हो जाए, अगर आपको कोई ऐसा प्रश्न आ गया जो आपको नहीं आता था, तो आप उसको नहीं कर पाओगे। जो आपने पढ़ा हो, मान लो वो नहीं आया, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। लेकिन ये जो 4 सब्जेक्ट है, इनमें आप अच्छे से इनको पढ़कर स्कोर बहुत ही अच्छा कर सकते हो और अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो याद रखना कि जीके और करंट अफेयर्स दोनों ही बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। उनको पढ़ना और उसके बाद वो सभी चीज़ें एग्ज़ाम में आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का काम है। तो इन पर आप अच्छे से फोकस कीजिए। अगला है हमारे पास 0.49 का वर्गमूल ज्ञात करना है। मैंने आपको पहले भी बताया कि स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते हैं। अब ध्यान में रखिए, अगर आपको गुणा नहीं आता करना डेसिमल्स का, तो आपको वो सीखना पड़ेगा। जैसे मान लो कि 0.04 का गुना अगर मैं करूं
0.7 से वो कितना होगा? तो वो होगा 7 चौके 28। और दशमलव के राइट साइड को हमें कितने चीज़ें चाहिए जिन पर हमें दशमलव लगा सकते हैं? तो यहाँ देख सकते हैं हम पहले प्रश्न में कि दशमलव के बाद दो अंक हैं हमारे पास, और इस तरफ हमारे पास दशमलव के बाद एक अंक है। तो 2 और 1 कितना हुआ हमारे पास? 3। तो हमें जो है दशमलव के बाद हमें 3 अंक होने चाहिए। अगर मैं 0.28 लिखूं तो वो गलत हो जाएगा, इसलिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 0.028। तो ये मेरा सही उत्तर आएगा। दशमलव, आपको ये बात याद रखनी कि दशमलव कहाँ लगाना है, वो आपको पता चलेगा कि प्रश्न में आप कितने क्या चीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्या गुणा कर रहे हो। और सबसे आसान तरीका है कि दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होगी, उत्तर में भी दशमलव के बाद उतनी संख्याएं होनी चाहिए। यहाँ पर हमारे पास था 0.04, तो 2 संख्याएं यहाँ पर थी। 0.7, तो 1 संख्या यहाँ पर थी। तो टोटल हुई हमारे पास 3 संख्याएं। तो दशमलव के बाद मेरे पास जो है 3 संख्याएं होनी थी। आपने ढंग से इसको समझना है, बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको बताया है। तो देखिए कि अब 0.49 कैसे आएगा। पहले तो आप ये बताइए, क्या मैं 0.07 को अगर मैं 0.07 से मल्टीप्लाई करूं, ऑप्शन नंबर जो ए है हमारे पास, क्या आएगा? 7 गुना 7 आएगा हमारे पास 49। यहाँ पर हमारे पास 2 संख्याएं हैं दशमलव के बाद, और यहाँ पर भी हमारे पास 2 संख्याएं होंगी दशमलव के बाद। तो हमें जो दशमलव के बाद टोटल संख्याएं चाहिए वो चाहिए 4। तो 49 तो होगा नहीं अकेला, तो यहाँ पर हमें 2 जीरो लगानी पड़ेगी, और अब जाकर जो है डेसिमल लगाना पड़ेगा, तब आएगा हमारे पास 0.0049, जो कि होता है गलत आंसर। तो आपको अब आइडिया लग जाना चाहिए कि इसका सही उत्तर वो क्या होगा। तो जब हम हमारे पास देख सकते हैं कि हमारे पास दिया गया है 0.49, तो हमें इतना तो पता है कि दशमलव के बाद 2 संख्याएं आई है हमारे पास। किसी 2 संख्याओं को गुणा करने के बाद अगर दशमलव के बाद 2 ही संख्या हैं, तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो दशमलव के बाद एक ही संख्या रही होगी दोनों साइड, तभी जो है दशमलव के बाद यहाँ पर 2 संख्या बनी। 7 गुना 7 49, और दशमलव के बाद एक संख्या ये थी और दूसरी संख्या ये रही। तो यहाँ पर पॉइंट लगाकर, तो ये हमारा सही उत्तर होना था 0.7, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। तो आपको मल्टीप्लिकेशन का पता होना चाहिए, गुणा का, कि दशमलव का गुणा कैसे होता है। तो चलिए अगला क्या है हमारे पास, ये है देखिए स्क्वायर रूट, जिसे कहते हैं वर्गमूल। अब 64 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा? +-8 कुछ भी हो सकता है। अब मैंने आपको पीछे बताया था कि प्लस और माइनस क्यों होगा, मैंने कहा था कि मैं आगे बताऊंगा। तो देखिए जब हम 8 और 8 को गुणा करेंगे, प्लस के 8 को, तो वो आएगा 8 8 64। लेकिन जब हम माइनस को माइनस से गुणा करते हैं, तो उसका गुणा होने के बाद जो हमारे पास संख्या आती है उसमें माइनस का साइन जो है वो कट जाता है। 8 गुना 8 कितना होगा? 64। माइनस और माइनस का साइन जो है कट जाता है। लेकिन अगर वहीं पर अगर मैं बात करूं कि हमारे पास 3 संख्याएं होती, जैसे कि मान लो 8 गुना 8 -8 और गुणा -8, तो यहाँ पर होता मेरे पास, अगर इनको गुणा करूँगा तो ये तो आएगा 8 गुना 8 64, जो कि आता है प्लस का। लेकिन एक प्लस का हो एक माइनस का हो, तो फिर उसका आंसर जो है माइनस में ही आएगा, वो होगा 512। यहाँ पर थोड़ा लिखने में दिक्कत है, मैं बताता हूँ आपको। वो आएगा 500 -512। और ओके, मैं आपको अगली स्लाइड में बताता हूँ। देखिए अगर आपके पास 3 संख्याएं होगी, मान लो -3 गुणा -3, अगर आपको प्लस माइनस का गुणा नहीं आता तो देखिए आराम से, इन दोनों को अगर हम गुणा करेंगे, 2 माइनस की संख्याओं को, उसका बनेगा हमारे पास प्लस का 9। गुणा तो हमने वैसे ही करना है जैसे हम करते हैं, लेकिन अब 9 को जब हम गुणा करेंगे -3 के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा? यहाँ पर गुणा रहेगा, ठीक है। और ये सभी जो है ब्रैकेट में होने चाहिए थे, क्योंकि 2 साइन जो है एक साथ नहीं आते। तो जब हम 9 को -3 के साथ गुणा करेंगे तो वो आएगा -27। तो इससे आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि मैंने आपको क्या बताया, जब दो माइनस को हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस वाली संख्याओं को, तो वो जो है प्लस में हो जाती है।
लेकिन जब हमारे पास 3 होंगी तो वो जो है उसका जो आंसर आएगा वो माइनस में ही आएगा, तो वो जो है माइनस का ही आएगा। इससे भी आसान आपने एक ही बात याद रखनी, अगर माइनस की संख्या वाली अगर आपके पास जिनमें जिनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो अगर इवन हो, इवन मतलब सम संख्या है 2 4 6 8, तब उनका जो साइन है वो कैंसिल हो जाता है माइनस का, वो बन जाता है प्लस। अगर आपके पास माइनस वाली सम संख्याएं हैं, जैसे मान लो यहाँ पर हमारे पास 2 थी, या तो हम किसी 4 संख्याओं माइनस 4 मतलब कि माइनस वाली 4 संख्याएं हैं उनको हम गुणा कर रहे हैं आपस में, तो उनका उत्तर भी प्लस में ही आएगा। और अगर हमारे पास ऑड नंबर में होती है, जैसे यहाँ पर हमारे पास 3 थी देखिए, 1 माइनस की संख्या, 2 माइनस की संख्या, 3 माइनस की संख्या, तो उसका उत्तर जो है वो माइनस में ही आएगा। गुणा आपने नॉर्मल करना है जैसे आप करते हो। अगर नहीं पता चल रहा तो मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ। जैसे मान लो -2 गुणा -2 गुणा -2 गुणा -2, यहाँ पर हमारे पास माइनस वाली संख्या कितनी है, 1 2 3 4, तो इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा प्लस का, 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16। अगर यही संख्या हमारे पास 5 होती तो उनका आंसर जो है फिर माइनस में आना था, जैसे कि -2 गुणा -2 गुणा -2, ये 2 है ठीक है, गुणा -2 और गुणा -2, 1 2 3 4 5, 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 दूने 32, इनका उत्तर आएगा माइनस का 32। मैं आपको यही बात बताना चाहता था, तो इन चीज़ों का आपने ध्यान में रखना है। आपके पास एक प्रश्न है जो जेबीटी कमीशन के एग्जाम में आया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राकृतिक संख्याओं का सही तरीके से वर्णन करता है। देखिए नेचुरल नंबर मैंने आपको अच्छे से पढ़ा लिए हैं, अब आपने बताना है कि इनके बारे में कौन सा कथन सही है। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य शामिल होता है, होता है नहीं। मैंने आपको कहानी सुनाई थी कि आपके आसपास बच्चे या बूढ़े हैं, उनको अगर आप पूछोगे कि संख्या क्या होती है, गिनती बताइए, तो वो 1 2 से स्टार्ट करेंगे, वो प्राकृतिक है, अपने आप ही वो 1 2 से स्टार्ट करते हैं। कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि 0 1 2 3 4 या फिर माइनस इन्फिनिटी से 0 फिर 0 से पॉजिटिव की तरफ, ऐसा कोई नहीं कहेगा। इसीलिए इन्हें प्राकृतिक कहते हैं, क्योंकि हर इंसान 1 2 3 से ही स्टार्ट कर रहा था। तो ये जो है इसने कहा कि शून्य शामिल होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होने वाली गणन संख्याएं हैं, बिल्कुल सही बात है, जिनमें भिन्न या दशमलव नहीं होते। मैंने आपको बताया था कि नेचुरल नंबर्स होंगे, इंटीजर्स होंगे जिनको हम गुणांक कहते हैं, या फिर हमारे पास जो है होल नंबर होंगे, पूर्ण संख्याएं होंगी, उनमें जो है भिन्न या दशमलव नहीं आएंगे, वो जो है पूरी पूरी वैल्यू होती है। तो इसमें कहा है कि जिनमें भिन्न या दशमलव नहीं होते, ये सही लग रहा है। बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं हम। प्राकृतिक संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं शामिल होती है। ऋणात्मक मतलब नेगेटिव नंबर। मैंने कहा था आपको कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं प्राकृतिक संख्याएं, होल नंबर पूर्ण संख्याओं में 0 स्टार्ट होंगे, और जो इंटीजर्स होंगे उनमें जो है वो माइनस की संख्याएं, 0 और प्लस की संख्याएं सभी इंक्लूड होती है। तब मैंने आपको एक नंबर लाइन शो की थी वहाँ पर, जो कि 0 होता है और +1 2 यहाँ पर स्टार्ट हो रही थी। तो क्या ये प्राकृतिक संख्याएं होती है? ये उत्तर गलत है। प्राकृतिक संख्याओं में भिन्न और दशमलव शामिल होते हैं, मैंने आपको 50 बार बता दिया है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होना था। अगर आपके कॉन्सेप्ट ऐसे ही क्रिस्टल क्लियर होते और आपने जेबीटी कमीशन का एग्ज़ाम दिया होता, तो जितने भी नंबर सिस्टम से प्रश्न आए थे, उनमें से आपका प्रश्न एक भी गलत नहीं होना था। इसके अलावा कुछ एक प्रश्न बच जाते हैं, 1-2 कॉन्सेप्ट उनके ऊपर, उनको मैं अगली क्लास में बताऊँगा। और अगली क्लास में हम जेबीटी कमीशन में पूछे गए जितने भी प्रश्न होंगे, उन सभी को एक बार करेंगे और देखेंगे कि कौन-सा प्रश्न आपको नहीं आ रहा है या फिर किस प्रश्न में आपको दिक्कत हो रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपने इस क्लास को अच्छे से पढ़ना है, वरना आपका अगली क्लास को देखने का कोई मतलब नहीं बनता। इस क्लास में मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया और एडवांस तक आपको मैंने बताया कि ये प्रश्न मैंने डायरेक्ट जेबीटी कमीशन से उठाए कि ऐसे-ऐसे प्रश्न पूछे गए थे। हो सकता है कि पटवारी के एग्ज़ाम में थोड़ा-सा न्यूमेरिकल पार्ट ज़्यादा रहे, लेकिन जब आपके
थ्योरेटिकल पार्ट या फिर थ्योरी वाला सेक्शन जो क्लियर होगा, तभी आप उन न्यूमेरिकल वाले प्रश्न को कर पाओगे, अदरवाइज आप उनको नहीं कर पाओगे। तो आपने ये क्लास देखी होगी आई होप, और आपने सब कुछ सीखा होगा जो भी मैंने बताया।